एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग वेयर हाउस को चेक करने गए होते हैं कि क्या वो सभी फ्रूट्स दोबारा से खा तो नहीं गए हैं ना। ये देखकर नाइन्थ कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, इतने सारे को अकेले खा जाना, वो कोई राक्षस तो होगी नहीं। वो कह ही रही होती है कि तभी वो लोग दरवाजा खोलते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ फल का बीज ही बच रहा होता है। ये देखकर किंसो ज़्यादा हैरान नहीं होता है और कहता है कि वो तो सच में सब खाई गई है। ये देखकर 9th और 17th काफी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तभी वो लोग दूसरे वेयर हाउस में जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वो भी खाली है। ये देखकर किंसो का घबराहट थोड़ा सा और बढ़ जाता है और 9th काफी ज्यादा हैरानी से कहती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, कोई इतने कम टाइम में इतना सारे स्पिरिचुअल फ्रूट को कैसे खा सकता है। अगर तुम मरोगे नहीं फिर भी इतना सारे स्पिरिचुअल पावर से तुम्हारा बॉडी फट जाएगा। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा, चौथा और यहाँ तक कि 5वां वेयर हाउस भी खाली होता है। ये देखकर तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तो वहीं पर किंसो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है कि अगर एंसेस्टर को पता चल जाता है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसके बाद वो लोग छठे वेयर हाउस की तरफ बढ़ते हैं और भगवान का नाम लेकर उसे खोलते हैं तो देखते हैं कि वो वेयर हाउस पूरा भरा होता है और वाई जो खाकर उसी पर सो रही होती है। ये देखकर किंसो उन लोगों को पहले भेज देता है और खुद ही वाई को उठाकर वहां से लेकर जाने लगता है, लेकिन वो उठ जाती है और उसे देखकर कहने लगी होती है कि आखिर ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये बोलकर वो नीचे उतर जाती है। वो कहता मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा था, तुम बस अनकंफर्टेबली सो रही थी इसलिए मैं तुम्हें बस बेड पर सुलाने लेकर जा रहा था। वो कहते कुछ और करने के बारे में सोच तो नहीं रहे थे ना। वो कहता बिल्कुल नहीं। इसके बाद दिखाते हैं कि किंसो उस पर चिल्ला रहा होता है कि 5 वेयर हाउस को तुम कुछ ही दिनों में कैसे अकेले खा सकती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अगर तुम इतना ज्यादा खा कैसे सकती हो। वो पपी आइस बनाकर उस पर इमोशनली अटैक करते हुए कहती है कि तुम भी मुझसे नफरत करते हो ना, और उसी को ब्लेम करते हुए कहती है कि मुझे पता था कि तुम भी मुझे डिस्पाइस करते हो। और रोने का नाटक करते हुए कहती है कि जब से मैं छोटी थी तब से लोग मुझे मेरे इतना ज्यादा खाने के हैबिट को लेकर काफी ज्यादा नापसंद करते थे, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे नापसंद करते थे जिसके कारण मुझे कभी पेट भर के खाना मिला ही नहीं। वो कहता है लेकिन तुम जितना खाती हो वो सच में काफी ज्यादा रेयर है। वो कहती है कि मुझे बस काफी ज्यादा भूख लगी थी और मुझसे सहन नहीं हो रहा था इसलिए मैं जाकर खा ली थी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मैं पकड़ी जाऊंगी और तुम मुझे डांटोगे और मुझे अब्यूज भी करोगे। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब डांटा, और वैसे भी तुम्हें अब्यूज करने की हिम्मत किसके पास है, तुम दूसरों का अब्यूज नहीं करो तो वही ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर वो रोने का नाटक कंटिन्यू करती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि रोना बंद करो और वैसे भी मैं उन फ्रूट्स का यूज नहीं करूंगा इसलिए तुम उन्हें खा सकती हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और पूछते क्या सच, क्या तुम सच में उसे खाने के लिए दे रहे हो। वो कहता है हाँ तुम खा सकती हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि तुम ही वो पहले मैन हो जो कि मुझे पेट भर के खिला रहे हो, और जल्दी से जाकर सभी खाना शुरू कर देती है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो अपना सन ऑफ गॉड का फाइट के बाद अपना सोल को निकाल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है और उसका दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मुझे वो वाला ब्लड शैडो और मिल जाता है तो उन्हें खिलाकर जल्दी से इसका सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन भी किया जा सकता है। इसके बाद थर्ड का स्फीयर निकालता है और कहता है कि मेरे पास सुप्रीम स्किन होने के बावजूद भी इसने मुझे लगभग चोट पहुंचा ही दिया था। ली फैमिली मुझ पर अटैक करने से पहले इस स्फीयर को 100 सालों तक कल्टीवेट किए थे और मेरे पास तो मेरा सुप्रीम दांतियन है जिसके कारण मेरे पास इन्फिनिट स्पिरिचुअल पावर है। ये बोलकर वो उसे निकालकर उस स्फीयर को चार्ज करने लगता है और कुछ ही सेकंड में 100 सालों तक का कल्टीवेशन के स्पिरिचुअल पावर से भर देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि वो अभी भी पूरा भरा नहीं होता है, इसलिए वो उसे और ज्यादा भरने लगता है। और कुछ देर के बाद वो नोटिस करते हैं कि वो 500 सालों तक के कल्टीवेशन के बाद अब और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को ले नहीं पा रहा होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि शायद ये पूरा चार्ज हो गया है। ये देखकर वो कहता है कि युवान पल का अटैकिंग पावर ज्यादा नहीं है जिसके कारण ये सिर्फ मेरे ही लेवल के कल्टीवेटर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन इस स्फीयर के होने के कारण अब मेरा ये वाला मुसीबत भी सोल्व हो गया है। और तभी वो थर्ड का मून बॉडी निकालकर कहता है कि आखिर इसका यूज कैसे करना है। तभी वहां पर एंसेस्टर यांगमिंग आ जाते हैं जो कि थोड़े से जख्मी होते हैं और जैसे वो खांसते हैं उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। ये देखकर किंसो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये तो युवा का ग्रेट लीडर में से एक है और इनका कल्टीवेशन लेवल तो काफी ज्यादा ग्रेट है, आखिर कौन इन्हें इतना ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। वहीं पर वो बताते हैं कि मैं ब्रोंज एंशिएंट टेंपल के लिए फाइट करने गया था और अपना असली बॉडी का यूज करके ब्रोंज एंशिएंट टेंपल का जाइंट ब्रोंज गेट को हिलाकर रख दिया था, लेकिन ब्रोंज टेंपल का एक रहस्यमय पावर ने मुझे इंजर्ड कर दिया। ये सुनकर किंसो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि लेजेंड कहते हैं कि ब्रोंज एंशिएंट टेंपल इमोर्टल्स का रेसिडेंस है। आखिर ये इमोर्टल्स है कौन और क्या वो लोग सच में एग्जिस्ट करते भी है या फिर नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि एंशिएंट टेंपल तो हेवन का बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है जो कि कभी कभी स्पेस टाइम के रिफ्ट में अपीयर होते रहता है। अभी तक उसको ओरिजिन के बारे में क्लियर नहीं हो पाया है और अगर इमोर्टल्स की बात करूं तो उसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुझे तो शक है कि सिर्फ एंशिएंट टाइम के ग्रेट एम्परर ही इन सब के बारे में समझ पाएंगे। ये सुनकर किंसो सोचता है कि मैंने ग्रेट एम्परर को टेंटिकल के द्वारा खींचकर लेकर जाते हुए देखा था, कहीं उनके पीछे इमोर्टल्स का हाथ तो नहीं है ना। इस टाइम पर ब्रोंज टेंपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है और दोबारा से ओपन किया जा सकता है। जैसे वो टेंपल अपीयर हुआ था उसने काफी सारे हाई लेवल के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और उसका दरवाजा खोलकर जाकर वो लोग देखना चाहते हैं कि आखिर उसके अंदर चल क्या रहा है। वहीं पर वो बताते हैं कि ऐसा
ऐसा कहा जाता है कि उस टेम्पल का सीक्रेट एंशिएंट से भी एंशिएंट है और उसका बेनिफिट तो काफी ज्यादा इंडिस्क्राइबेबल है। मुझे नहीं पता कि उसको ओपन करने में और कितना ज्यादा टाइम लगेगा और वो कुछ ऐसा वैसा चीज नहीं है जिसमें जूनियर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने सुना है कि सन ऑफ गॉड की मीटिंग में तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, मैं तो तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि मैं तो बस अपना काम ही कर रहा था। वो कहते हैं कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम ना सिर्फ उसका हंटिंग स्फीयर ले लोगे बल्कि तुम उसका मून बॉडी भी ले लोगे। हंटिंग स्फीयर का इतिहास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट एम्परर ने इस स्फीयर का यूज करके सुप्रीम गॉड को हंट डाउन किया था। बाद में उन्हें लगा था कि ये उनके लिए काफी ज्यादा हैवी है तो उन्होंने इसे सील कर दिया था। अब ये पहले से काफी ज्यादा कमजोर तो हो गया है लेकिन फिर भी उसके पावर को कम समझा नहीं जा सकता है। अगर फ्यूचर में कभी तुम उसके सील को अनलॉक कर पाओगे तब तुम इसका असली पावर को देख पाओगे। और हाँ, क्या कभी तुम अपने सन बॉडी को इवॉल्व करने के बारे में सोचे हो? ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछता है कि क्या ये अभी भी इवॉल्व हो सकता है? वो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है, तुम्हारा सन बॉडी सुपर पावर में से एक है लेकिन फिर भी जो हेवन के 108 सुपर पावर में से सिर्फ मिडिल में रैंक किया जा सकता है। ये तो अभी टॉप से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए अपने सन बॉडी का यूज करके मून बॉडी को डिवोर कर जाओ और उसे रिफाइन करो जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। आज मैं इसमें तुम्हारा हेल्प करूंगा लेकिन ये करने का मतलब है तुम्हारा गॉड बॉडी को दोबारा से रीसेट करना जो कि काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता है और ये तुम जितना सोच सकते हो उससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक होगा, इसलिए क्या तुम इसे सह सकते हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल सह सकता हूँ, आप स्टार्ट कीजिए। इसलिए वो स्टार्ट कर देते हैं और उसके मून बॉडी को 9 नीडल में बदल देते हैं और उसके बॉडी में छेद करके डालते हैं जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगी होती है। और अगर वो इस पेन को सह लेता है तो उसका सन बॉडी उसे पूरी तरह से अब्जॉर्ब करके रिफाइन कर लेगा। ये एक फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक होता है जो कि काफी ज्यादा पेनफुल होता है। अगर वो पेन को सह नहीं पाएगा तो वो मारा जाएगा। पास्ट में इस टेक्निक की वजह से कई सारे ग्रेट टैलेंट मारे गए थे, इसलिए इस टेक्निक को फॉरबिडन टेक्निक बना दिया गया है। वहीं पर वो कहते हैं कि अब तुम्हारा लाइफ और डेथ इसी पर डिपेंड करता है, अगर तुम होल्ड नहीं कर पाओगे तो तुम मारे जाओगे। तो बताओ क्या तुम्हें अब अफसोस हो रहा है? किंसु कहता है कि ग्रेट एम्परर के पाथ में कई सारी डिफिकल्टी आएंगी और उसके सामने से ये कुछ है भी नहीं, आप कंटिन्यू करिए, मैं आराम से सह लूंगा। इसलिए वो आगे का प्रोसेस करते हैं जिससे उसका दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वो कहता है कि ये सभी दर्द तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं और ये मेरे स्टेट ऑफ माइंड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि अब ये सभी का सभी 9 नीडल तुम्हारे बॉडी के पूरे अंदर जाना शुरू हो जाएगा और पेन पहले से डबल हो जाएगा। असली टेस्ट अब शुरू होगा। ये बोलकर वो उन्हें उसका बॉडी में डालने लगते हैं जिससे उसका पेन पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तभी उसका दूसरा कॉन्शियसनेस निकलता है और उसे उस असहनीय दर्द को होल्ड करने के लिए विल पावर दे रहा होता है। इसके कुछ देर के बाद दिखाते हैं कि वो सभी के सभी 9 नीडल उसके पूरे बॉडी के अंदर चला गया होता है। अब बस थोड़ा सा अंदर जाने के लिए बच रहा होता है और अब फाइनल ब्लो में वो पूरी तरह से शरीर के अंदर चला जाएगा और उसका पेन भी पीक लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसका दूसरा कॉन्शियसनेस उसमें उसका काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होता है जिससे वो सफलतापूर्वक सक्सेसफुल हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो कहते हैं कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम पेन में भी एक भी चीख तुम्हारा मुंह से नहीं निकला है, ऐसा सहन शक्ति और विल पावर तो मैंने सिर्फ एंशिएंट एम्परर के बारे में ही सुना है। वहीं पर किंसु उसे पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया होता है और वो दोनों बॉडी एक साथ अपीयर हो जाता है और उसका फाइनल स्टेप होता है उन दोनों को एक साथ मर्ज करना। इसलिए वो उन दोनों को एक साथ मर्ज कर देता है और वो सक्सेसफुली मर्ज भी हो जाता है जिससे उसका सन बॉडी थोड़ा सा बदल जाता है। और तभी किंसु को एक गॉड्स बॉडी आर्मर मिलता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। वो बताते हैं कि तुम्हारा गॉड बॉडी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और अब तुम्हारा पावर एटलीस्ट डबल हो गया होगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा परेशान होकर पूछता है अगर ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है तो क्या इसका मतलब ये आगे और इम्प्रूव नहीं हो सकता है क्या? वो हंसते हुए कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि गॉड बॉडी बनाना इतना ज्यादा आसान है? हेवन के 108 बॉडी में से मून बॉडी सन बॉडी के बाद आता है और सन बॉडी तो काफी ज्यादा रेयर है और सबसे ज्यादा रेयर तो ये है कि तुमने सक्सेसफुली उसे मर्ज भी कर लिया है। ये ऐसा चीज है जो कि हजारों सालों में भी दिखाई देना काफी ज्यादा रेयर है। इसे सुप्रीम बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉम्बैट पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। एग्जाम्पल के लिए एक का स्ट्रेंथ 2 है और सुप्रीम बॉडी का यूज करके उसका पावर 4 हो जाएगा और अगर कल्टीवेट करके वो अपने पावर को बढ़ाकर 4 कर लेता है तो सुप्रीम बॉडी को यूज करने पर उसका स्ट्रेंथ 8 हो जाएगा। तभी किंसु पूछता है कि हेवन के 108 बॉडी में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी कौन सा है और वो आगे बढ़ता कैसे है? वो कहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी लेजेंडरी इमोर्टल बॉडी को होना चाहिए, लेकिन मैंने कभी भी किसी को भी वो बॉडी पोजेस करते हुए सुना नहीं है, इसलिए कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी बात, जब तुम अपने माँ के पेट में थे तब अगर कोई तुम्हें असैसिनेट करने की कोशिश नहीं किया होता तो तुम हेवनली केओस दाओइस्ट बॉडी के साथ जन्म लेते हैं, जो कि सुप्रीम बॉडी को टॉप 3 के रैंकिंग में सेकंड नंबर पर आती है, जो कि हेवनली होली बॉडी, हेवनली केओस बॉडी और हेवनली दाओइस्ट बॉडी का कॉम्बिनेशन से बना है। अगर एक बार वो कंप्लीट हो जाता तो उसका पावर के इंप्रूवमेंट में अब विश्वसनीय बढ़ोतरी हो जाती। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि पिछले टाइम में दाचिंग होली बॉडी ने गॉड किंग बॉडी के साथ फाइट किया था, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम गॉड बन चुका था। दोनों का कल्टीवेशन लेवल सेम था और एंसेस्टर का कल्टीवेशन लेवल बस थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन दाचिंग होली बॉडी ने सिर्फ एक ही पंच का इस्तेमाल किया था और गॉड किंग वाला एंसेस्टर का टुकड़े टुकड़े हो गया था। अब तुम खुद ही अपने हेवनली होली केओस दाओइस्ट बॉडी का टेरर को इमेजिन कर सकते हो। अगर तुम सक्सेसफुली उस बॉडी को पा लेते तो तुम समझ सकते हो ना तुम
क्या क्या कर सकते थे। ये सुनकर किंसु कहता है कि हाँ वो तो सच में काफी ज्यादा स्कैरी है, तो इसी कारण से कोई मुझे जन्म से पहले ही मारना चाहता था। वहीं पर वो आगे कहते हैं कि वैसे भी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक पर्सन को ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी सिर्फ नंबर से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। बैटल में अपने दुश्मन को कॉम्बैट पावर का कैलकुलेट मत करने लगना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।